नमस्कार किसान भाइयों, नई वीडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सुनील सिंह। तो आज मैं आपको आज समझाऊंगा कि किस तरह से साइड कार्विंग इस हम सही से यूज़ करते हैं इस ट्रेड को। अगर हम तो किस तरह से हम ओवरऑल फार्म बेनिफिट को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें मैं सारे के सारे पॉइंट्स कवर करूंगा। तो मेन फोकस रहेगा कि एक्चुअली में किस तरह से नुकसान होते हैं साइड कार्विंग सही से ना चूज करने पे, और क्या क्या उसके फायदे हो सकते हैं अगर हम सही से चूज करते हैं साइड कार्विंग इस वाले बुल्स को। साइड कार्विंग इज होता क्या है? तो एक सिंपल सा है कि इसको किस तरह से एक परसेंटेज में देखा जाता है कि कितने परसेंट बच्चियों को, जब हमने बड़े सारे बुल्स का सीमेन यूज किया और उसके यहाँ बछड़ा पैदा हुआ, उस बछड़ी पे जब हमने सीमेन लगाया पहली बार और उस बछड़े को जन्म देते समय उसको कितनी दिक्कतें हुई, उसको बोलते हैं साइड कार्विंग। और बड़े सारे बुल्स को एक साथ फिर कंपेयर किया जाता है और इसको 1 से 5 तक की स्कोरिंग की जाती है। 1% से 5%, तो उस 20 में एक जो है स्कोर, मतलब उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। ये 5 में बहुत सारी दिक्कत आई है। और सारे कार्विंग इसके में 8% से अगर कम उसका साइड कार्विंग इज है तो मान के चलिए उसमें जो बच्चा देते समय बछड़ी को कोई भी दिक्कत कम होगी। इसको कैसे देखा जाएगा? तो अब मैं एग्जाम्पल के माध्यम से दिखाता हूँ। साइड कार्विंग इसका मतलब होता है कि आने वाली जो बच्चियां पैदा होगी उस सांड की, तो उसका सर जो होगा वो पतला होगा एज कम्पेयर टू दूसरी बच्चियों, क्योंकि जब भी बच्चा फंसता है तो उसमें क्या होता है, सर जो होता है बछड़े का वो बड़ा होता है। तो ऐसी बछड़े या बछड़ी को उसने पैदा करना है ऐसे सीमेंट से कि जिसकी जो गर्दन होगी पतली होगी। तो आप इसका भी कंपैरिजन देखते हैं, इसका सर बड़ा है और गर्दन भी मोटी है, और इसमें देख पा रहे हैं इसका सर पतला है। जब भी सर पतला होगा तो डेफिनेटली इजी कार्विंग हो जाएगी। तो फ्यूचर डॉटर्स में क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, फिर डॉटर कार्विंग इस भी इसमें वर्ड रहता है तो रंप एंगल ऑटोमेटिकली सही होगा। कि जैसे ये गाय का ये रंप एंगल है, इसमें जो है हिप बोन है और ये पिन बोन है, तो हिप बोन हमेशा ऊपर की ओर रहनी चाहिए, जैसे यहाँ पे है तो ये पिन बोन हमेशा नीचे की ओर। तो एक इजी कार्विंग होने के लिए संभावनाएं बढ़ जाती हैं। फिर तो उसके बाद थर्ल बिड्थ, कि हमारी गाय की थर्ल बिड्थ कितनी है। अगर थर्ल बिड्थ हमारी गाय की कम है तो ऐसे केसेस में हमें कम साइड कार्विंग ईज वाले बुल को चूज करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें आप देख पा रहे हैं कि इसमें साइड कार्विंग ईज कोई भी बुल वाला चलेगा, बट इसके लिए हमें बिल्कुल कम साइड कार्विंग ईज वाले बुल को चूज करना पड़ेगा। जब भी गाय में बच्चा फंसता है तो उसमें दिक्कतें आती हैं। तो दिक्कतें आती हैं नॉर्मली, आपको ध्यान ही होगा। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट लॉस जो होते हैं हमारे, तो उसमें अगर मैं बात करूं तो बच्चे की डेथ हो जाती है और गाय की भी कभी कभार डेथ हो जाती है, क्योंकि उसमें ऑब्स्चुरेटर पैरालिसिस हो जाती है। तो कहीं ना कहीं चांसेस होता है गाय की भी डेथ हो जाती है। तो मान के चलिए एक बछड़े की कीमत जो आई थी, नई बछिया जान चली जाएगी तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं लॉस होगा। उसके बाद वेटनरी कॉस्ट आती है। अगर एक बार अगर बच्चा फंस भी जाता है तो लगभग 3 से 4 हज़ार एक कोई भी वेटनेरियन आता है तो उसका कॉस्ट करता है जब भी बच्चे को निकाला जाता है। तो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट में बड़े सारे नुकसान होते हैं हमारे, बहुत बड़ा नुकसान होता है उसमें। अगर मैं मान के चलिए और हमारी गाय ने 25 लीटर दूध देना होता है अगर नॉर्मल डिलीवरी के बाद, तो बच्चा फंसने के बाद वो क्या करती है, 4 से 5 लीटर का हमारा कहीं ना कहीं नुकसान होता है, क्योंकि वो फुल पीक पे नहीं आ पाएगी। तो मान के चलिए अगर 25 लीटर का एवरेज था तो उसका हमारा 5 लीटर पर डे का नुकसान हुआ, तो मान के चलिए 20 लीटर पर डे देगी वो। फिर तो मान के चलिए उसमें क्या होगा, अगर साल भर में हमें 305 दिन दूध लेना होता है तो 1525 लीटर का हमारा नुकसान हुआ। अगर 40 रुपये के रेट के हिसाब से भी हम बेचते हैं तब भी हमारे साल भर का 61 हज़ार का नुकसान हुआ। तो मान के चलिए काफ़ी बड़ा नुकसान होता है ये। फर्टिलिटी प्रॉब्लम आएंगी, क्योंकि जब भी बच्चा फंसेगा, जेर फंसेगी, तो उसमें क्या प्रॉब्लम आएंगी, कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम आएगी, वो आगे चके सही से कंसीव नहीं करेगी, बार बार हम कंसीव नहीं करेगी, रिपीट ब्रीडर बन जाएगी। और रिपीट ब्रीडर बनेगी क्योंकि उसका यूट्रस वैसे ही काफ़ी सारा उसमें नुकसान हो गया होता है। तो मान के चलिए अगर एक गाय आपकी 10 लीटर दूध देती है तो लगभग 18 हज़ार का नुकसान होता है उन 21 दिनों में। तो मान के चलिए कितना बड़ा नुकसान होता है अगर हमारी गाय रिपीट करती है तो। दूसरा है इनवॉलंटरी कलिंग करनी पड़ती है। सपोज को हमारी गाय में बच्चा फंस जाता है तो कहीं ना कहीं वो रिपीट ब्रीडर बन जाती है। रिपीट ब्रीडर बनेगी तो नुकसान तो हो ही रहा था, तो हम फिर उस फार्म को, उस गाय को अपने फार्म से भी उसको निकालना पड़ता है। तो एक नुकसान ही है, नुकसान है जब भी बच्चा फंसता है तो हेल्थ इश्यूज आते हैं। जैसे कभी कभार बच्चा फंसता है तो उसकी जो पैरालिसिस हो जाती है, फिर चांसेस बढ़ जाते हैं, पस बन जाती है यूट्रस में, तो कहीं ना कहीं बड़े सारे वेटनरी कॉस्ट उसमें इंक्लूड हो जाते हैं। साइड कार्विंग इसका हम सही से यूज़ कैसे कर सकते हैं?
क्या करते हैं डेयरी फार्मर, बड़े सारे डेयरी फार्मर्स को मैं देखता हूँ, तो वो क्या वो सोचते हैं कि हमारे यहाँ एचएफ है, एचएफ फर्स्ट लैक्टेशन वाली है या बछड़ी है, तो उस पर हम क्या करेंगे, इस चीज़ से बचने से, बच्चा फंसने से बचने के लिए, तो वो क्या करते हैं, जर्सी का यूज़ करते हैं, क्योंकि जर्सी का बॉडी वेट कम होता है और सोचते हैं कि जर्सी का सीमेन लगाएंगे तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं बच्चा छोटा आएगा, और छोटा आएगा तो बच्चा नहीं फंसेगा। सही सोचना है उनका भी, बट इस चीज़ में भी काफ़ी सारे नुकसान हैं। नुकसान क्या है, सपोज कर लो आपकी गाय, एचएफ गाय थी, 25 लीटर दूध दे रही है, अगर उस पर हम जर्सी का सीमेन लगा देते हैं तो क्या होगा, तो हमारे पास जर्सी का जो भी बुल है उसका एवरेज अगर पीटीए भी निकाला जाता है तो 30 से 32 लीटर आता है। एचएफ की बात करूँ तो 43 लीटर आता है। तो हम कहीं ना कहीं जब भी क्रॉस ब्रीडिंग करते हैं तो हम ये कभी नहीं कह पाते कि वो जो हम 25 लीटर वाला है तो आने वाली बच्चा का दूध बढ़ेगा या घटेगा, ये कुछ नहीं कह सकते। बट इसमें क्या हो सकता है कि अगर हम एचएफ उसकी जर्सी लगाते हैं तो अगर हम नॉर्मल डाटा कैलकुलेशन भी करते हैं तो एवरेज जो है दूध पर 24 लीटर से कम ही देगी जो बच्चियाँ क्रॉस ब्रीड बन के आएगी हमारी जर्सी की। तो मान के चलिए उसका एवरेज जो होगा 15 से 24 लीटर के बीच में होगा। तो मान के चलिए अगर उस पर प्योर एचएफ लगाते हैं तो डेफिनेटली वो 30 से 35 लीटर चली जाएगी। तो एवरेज हमारा उस आने वाली बच्चिया का क्या होगा, 10 से 20 लीटर का दूध का नुकसान हुआ। अगर वो 35 लीटर पे जाती है और क्रॉस ब्रीड जर्सी वाली 15 लीटर पे ही रह जाती है तो कहीं ना कहीं सीधा 20 लीटर पर डे का नुकसान हुआ। अगर 20 लीटर पर डे का नुकसान हुआ तो आप 300 दिन के लिए निकाल लीजिए कितना बड़ा नुकसान हो गया आपका। तो इस तरह से हमारा डेयरी फार्म का ओवरऑल प्रॉफिट चला जाता है। दूसरा है कि आज जो भी क्रॉस ब्रीड हमारे पास एनिमल आता है, क्योंकि जब भी क्रॉस ब्रीड हमारे पास एनिमल आता है उसकी वैल्यू प्योर एनिमल से कम ही मिलेगी। अगर आपके पास एचएफ प्योर है और एक एचएफ जर्सी क्रॉस ब्रीड है, क्योंकि वो फुल ब्लैक दिखेगी, ना ही वो जर्सी जैसे दिखती है ना ही एचएफ की जैसे दिखती है, और उसका वैल्यू हमें कम मिलता है। अगर आप प्योर जर्सी बेचेंगे तो वो उसका वैल्यू आपको ज़्यादा मिलेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी बड़ा नुकसान होता है। अब हम बात करेंगे हमारा गाय का बॉडी वेट कितना है, तो हमने साइड कार्विंग ईज जो है उस कितना चूज करना पड़ता है बेस्ट। अगर हमें बेनिफिट्स लेने हैं तो गाय का अगर बॉडी वेट या बछड़ी का बॉडी वेट 300 kg से कम है तो उसमें अगर आप चूज करते हैं 1.6 to 1.8% साइड कार्विंग ईज वाले बुल, जिसमें एग्जांपल्स हैं स्टनर है, हॉट स्टार है, डस्टर है। अगर 300 से 350 kg बॉडी वेट है तो आप लेस देन 2% साइड कार्विंग इस वाले बुल चूज कर सकते हैं। इसमें आ सकते हैं ऊपर वाले जो बुल दिए थे स्टनर, हॉटस्टार, डस्टर और स्पाइक और पाइपर, हम इसमें यूज कर सकते हैं। अगर हमारी गाय का वजन या बछड़ी का वजन 300, 350 से 400 kg के बीच में है तो हम उस पर ऐसा बुल यूज कर सकते हैं जिसका साइड कार्विंग 2.5% से कम है। तो अब जितने बुल आए हैं वो हैं ही हैं, इसके सिवा अरमाडा हो गया, रोडी हो गया, ब्रूट हो गया, स्ट्राइकर हो गया, मैजिक हो गया, हल्क हो गया। अगर मोर देन 400 kg बॉडी वेट है तो लेस देन 3% वाला कोई भी आप साइड कार्विंग इस वाला बुल चूज कर सकते हैं। तो ये था कि आप किस तरह से सही से साइड कार्विंग ईज अगर हम चूज करते हैं तो काफ़ी बड़ा हम जो है नुकसान अपने डेयरी फार्म पे होने वाला होता है उससे बच सकते हैं। धन्यवाद।